हेलो फ्रेंड्स, आज से हम लोग सामान्य अध्ययन पेपर 2 स्टार्ट कर रहे हैं और ये सामाजिक न्याय ठीक है टॉपिक से है। और चलिए प्रश्न देख लेते हैं। भारत में वृद्धजनों की संख्या में वृद्धि क्यों हो रही है? वृद्धजनों की संवेदनशीलता पर चर्चा करते हुए उन्हें सशक्त बनाने के उपाय बताइए। 250 शब्द में करना है आपको आंसर, ठीक है। चलिए, जैसे कि मैंने प्रश्न को बोला था दोस्तों, तो आपको लिखना है प्रश्न और फिर इस प्रश्न का दृष्टिकोण बनाना है किस तरीके से प्रश्न को सॉल्व किया जाए। चलिए देख लेते हैं हम लोग। देखिए, इस तरीके से आपको हल करने का दृष्टिकोण बनाना है। देखिए, सबसे पहले भारत में वृद्धजनों की संख्या में वृद्धि का संक्षिप्त परिचय देना है आपको। फिर भारत में वृद्धजनों की संख्या में वृद्धि में योगदान देने वाले प्राथमिक कारकों का उल्लेख करना है। आगे आपको भारत में वृद्धजनों द्वारा सामना किए जाने वाली कमजोरियों पर चर्चा करनी है। वृद्धजनों को सशक्त बनाने के लिए समाधान प्रस्तावित करना है। एक मिनट। वृद्धजनों को सामाजिक भूमिकाओं में एकीकृत करने के तरीके पर जोर देते हुए निष्कर्ष आपको लिखना है दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग आ जाते हैं इंट्रोडक्शन परिचय पर। देखिए, WHO द्वारा 60 से 74 वर्ष की आयु वाले लोगों को वृद्धजनों की श्रेणी में रखा गया है। भारत के संदर्भ में किसी व्यक्ति को वृद्धजन के रूप में वर्गीकृत करने के उद्देश्य से भारत की जनगणना द्वारा 60 वर्ष की आयु को माना गया है, ठीक है, जो सरकारी क्षेत्र में सेवानिवृत्ति की आयु के साथ मेल खाता है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 104 मिलियन वृद्धजन 60 प्लस वर्ष के हैं, जो कुल जनसंख्या का 8.6%, ठीक है, 8.6% है। लिख लेना, इसको नोट करते जाना। आगे देखिए, वृद्धजनों 60 प्लस में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। यह उम्मीद की जाती है कि देश में वर्ष 2030 तक 193 मिलियन वृद्धजन होंगे, जो कुल जो कुल जनसंख्या का लगभग 13% होगा, ठीक है। आगे देखिए, UNFPA रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश में वृद्धजनों की संख्या का प्रतिशत है वो 2050 तक दोगुनी हो जाने का अनुमान है, ठीक है, दोगुनी हो जाएगा। कुल जनसंख्या का 20% से अधिक हो जाएगा। चलिए, अब आ जाते हैं मेन बॉडी पर। मुख्य भाग में किस तरीके से लिखना है। देखिए, भारत में वृद्धजनों की बढ़ती संख्या में योगदान देने वाले प्राथमिक कारक। तो सबसे पहले इधर देख लेते हैं बढ़ी हुई दीर्घायु। देखिए, इधर देख लेते हैं भारत में बढ़ी हुई दीर्घायु के प्राथमिक चालकों में से एक स्वास्थ्य सेवाओं में उल्लेखनीय सुधार है। पिछले कुछ दशकों में चिकित्सा प्रौद्योगिकी, उपचार और निवारक देखभाल में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, ठीक है। आगे देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा वर्ष 2000 में 62.1% और 5.2 की वृद्धि के साथ 67.3 हो गई है, ठीक है, 67.3 हो गई है। आगे देखते हैं, बेहतरीन जीवन प्रत्याशा, स्वच्छ जल, स्वच्छता और बेहतर पोषण तक पहुँच सहित बेहतर जीवन प्रत्याशा ने भी जीवन अवधि की वृद्धि में योगदान दिया है। आगे देखते हैं, स्वच्छ भारत अभियान से स्वच्छता कवरेज में उल्लेखनीय वृद्धि हुई से जल जनित रोगों की व्यापकता में कमी देखी गई है। आगे देखते हैं, प्रजनन दर में कमी। भारत सरकार द्वारा जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के उद्देश्य से विभिन्न परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू किए गए, जो प्रजनन दर को कम करने में सफल रहे हैं। वर्ष 2019-21 के दौरान आयोजित NFHS के 5वें दौर के अनुसार कुल प्रजनन दर TFR घटकर 2.0 यहाँ पर हो गए, ठीक है, 2.0 हो गए बच्चे प्रति महिला हो गई है, ठीक है, जो 2.1 बच्चे प्रति महिला के साथ प्रजनन क्षमता के प्रतिस्थापन स्तर से कम है। आगे देते हैं, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन। देखिए, सबसे पहले सामाजिक आर्थिक परिवर्तन, जैसे कि महिला शिक्षा में वृद्धि और कार्यबल में भागीदारी ने भी प्रजनन दर को कम करने तथा महिलाओं में उच्च शिक्षा के स्तर में वृद्धि में भूमिका निभाई, जो देरी से विवाह एवं बच्चों की संख्या में कमी से संबंधित है। शहरीकरण से परिवार के मानदंड छोटे होते हैं, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में बच्चों का पालन पोषण अधिक महंगा और मांग वाला हो सकता है दोस्तों। चलिए आगे देख लेते हैं, केरल अपनी उच्च साक्षरता दर और उन्नत स्वास्थ्य सेवा के लिए जाना जाता है। केरल भारत में सबसे अधिक जीवन प्रत्याशा तथा सबसे कम प्रजनन दर
राज्य वृद्धजनों के प्रबंधन में अन्य क्षेत्रों के लिए एक मॉडल के रूप में कार्य करता है दोस्तों। ठीक है, आइए देखते हैं भारत में वृद्धजनों से जुड़ी विभिन्न कमजोरियां देख लेते हैं। दैनिक जीवन की गतिविधियां एवं प्रतिबंध ADL। देखिए, लगभग 20% वृद्धजनों को दैनिक गतिविधियों में प्रतिबद्ध का अनुभव होता है, जिसमें स्नान, कपड़े पहनना, खाना आदि बुनियादी स्व देखभाल गतिविधियां शामिल। अकेले रहने वाले या पर्याप्त पारिवारिक सहायता के बिना रहने वाले वृद्धजन अक्सर ADL से जूझते हैं, जिससे उनकी आज़ादी खत्म हो जाती है तथा देखभाल संबंधी सेवाओं की जरूरत बढ़ जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं बहुरुग्णता। चलिए जानते क्या है। कई दीर्घकालिक बीमारियों का होना वृद्धजनों में एक आम समस्या है, जिससे उनके जीवन की गुणवत्ता प्रभावित होती है तथा स्वास्थ्य देखभाल की आवश्यकता बढ़ती है। आगे देखते हैं लॉन्गिट्यूडिनल एजिंग स्टडीज़ ऑफ इंडिया LASI की रिपोर्ट के अनुसार 75% वृद्धजन एक या एक से अधिक दीर्घकालिक बीमारी जैसे उच्च रक्तचाप, मधुमेह, गठिया और हृदय संबंधी बीमारियों से पीड़ित हैं। आगे और देखते हैं। देखिए, गरीबी, आर्थिक कमजोरियां वृद्धजनों के लिए एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय हैं, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जिनके पास आय के स्रोत नहीं हैं, जो उनके जीवन की गुणवत्ता और स्वास्थ्य देखभाल के उपयोग को प्रभावित करते हैं। आगे देखते हैं। भारत में 40% से अधिक वृद्धजन गरीब वर्ग में आते हैं, जिनमें से लगभग 18.7% बिना आय के जीवन यापन कर रहे हैं, इंडियन एजिंग रिपोर्ट 2023 के अनुसार दोस्तों। आगे देखते हैं सामाजिक मुद्दे, पारिवारिक उपेक्षा, शिक्षा का निम्न स्तर, सामाजिक सांस्कृतिक मान्यताएं एवं संस्थागत स्वास्थ्य देखभाल संबंधी सेवाओं पर कम भरोसा आदि जैसे कारक वृद्धजनों की स्थिति को और भी खराब कर देते हैं। स्वाभाविक रूप से लिंग आधारित, इधर देख लेते हैं। जनसंख्या वृद्धजनों के बढ़ते मुद्दों में से एक है। वृद्धजनों का स्त्रीकरण, है ना, अर्थात पुरुषों की तुलना में महिलाओं की उम्र अधिक है दोस्तों। आगे देखते हैं। भारत की जनगणना से पता चलता है कि वर्ष 1991 में, ठीक है, वृद्धजनों का लिंग अनुपात काफ़ी अधिक 1028 था, जो बाद में वर्ष 1971 में घटकर 1938 हो गया, लेकिन अंततः वर्ष 2011 में बढ़कर कितना हो गया, फिर से बढ़ गया। ठीक है, कब घटा था, 1971 में घट गया था, फिर ये 2011 में बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 1033 हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। भारत में वृद्धजनों को सशक्त बनाने के लिए उठाए गए कदम देख लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, अभाव से सुरक्षा। वृद्धजनों के लिए सम्मानजनक जीवन की ओर पहला कदम उन्हें अभाव और उसके साथ आने वाले सभी वंचनाओं से बचाना है। पेंशन के रूप में नगद राशि कई स्वास्थ्य समस्याओं से निपटने तथा अकेलेपन से बचने में मदद कर सकती हैं। आगे और देखते हैं। अग्रणी लोगों का अनुकरण करना। दक्षिणी राज्यों और भारत के ओडिशा तथा राजस्थान जैसे गरीब राज्यों ने लगभग सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन हासिल कर ली, उनके कार्य अनुकरणीय हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। बुजुर्ग महिलाओं की चिंताओं को पहचानना। देखिए, नीति को विशेष रूप से अधिक कमजोर और आश्रित वृद्ध एकल महिलाओं को ध्यान में रखना चाहिए, ताकि वे सम्मानजनक एवं स्वतंत्र जीवन जी सकें। अभाव से सुरक्षा, इधर देख लेते हैं। वृद्धजनों के लिए सम्मानजनक जीवन की दिशा में पहला कदम यह होगा कि उन्हें अभाव और इससे उत्पन्न सभी वंचनाओं से बचाया जाए। पेंशन के रूप में प्रदत्त नगद राशि विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं से निपटने और अकेलेपन से बचने में मदद कर सकती है। अग्रणी राज्यों का अनुकरण करना। आगे देखते हैं। सबसे इधर दक्षिण राज्यों और उड़ीसा एवं राजस्थान जैसे गरीब राज्यों ने सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन की स्थिति प्राप्त कर ली, उनके कार्य अनुकूल मैंने यहाँ पर बताया था। आगे देखते हैं। जस्ट वेट थोड़ा सा। वृद्ध महिलाओं की चिंता को चिन्हित करना। नीति में इस तथ्य का भी संज्ञान लिया जाना चाहिए कि भारत में महिला औसतन पुरुषों की तुलना में 3 वर्ष अधिक जीती हैं। अनुमान है कि 2026 तक वृद्धजनों का लिंग अनुपात बढ़कर 1060 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि भारत में महिला आमतौर पर अपने पतियों से कम आयु की होती हैं, इसलिए वे प्राय वृद्धावस्था में विधवा के रूप में जीवन बिताती हैं। वृद्धजनों के प्रति धारणा में बदलाव लाना। देखिए, वृद्धजनों को बोझ समझने की धारणा को नमोनेमसी संस्थाओं और सामाजिक एजेंसियों द्वारा बदला जा सकता है, जो उन्हें सशक्त बनाती हैं तथा उन्हें उत्पादक सामाजिक भूमिका में एकीकृत करती हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ द द थर्ड इज U3A एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन है
जो सेवानिवृत्त और अर्ध सेवानिवृत्त व्यक्तियों को जो आजीवन अधिगम के अवसर प्रदान करता है। यह प्रौद्योगिकी से लेकर कला तक विभिन्न विषयों में निरंतर शिक्षा को प्रोत्साहित करता है। सिंगापुर की वरिष्ठन रोजगार योजना सीनियर एम्प्लॉयमेंट स्कीम नौकरी चाहने वाले वृद्धजनों को ऐसे नियोक्ताओं से मिलाने में मदद करती है जो उनके अनुभव और विश्वसनीयता को महत्व देते हैं। दोस्तों, इस तरीके से आप एग्जाम्पल दोगे तो काफ़ी अच्छा इफेक्ट पड़ेगा आपके आंसर पर। तो चलिए अब देख लेते हैं निष्कर्ष। चलिए, वृद्धजनों के बारे में लोगों की धारणाओं को दायित्व से संपत्ति में बदलने में नमोमेंसी संस्था और सामाजिक एजेंसियों महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। शिक्षा, रोजगार, स्वयं सेवा, स्वास्थ्य और कल्याण तथा सामाजिक समावेश के अवसर प्रदान करके नीतिगत पहलों को वृद्धजनों को सशक्त बनाना चाहिए एवं उन्हें सामाजिक भूमिकाओं में एकीकृत करना चाहिए। इस तरीके से आपको निष्कर्ष लिखना है दोस्तों। आई होप आपको हेल्पफुल लग रहा है दोस्तों, तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।